अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लाइव सेशन इन टुडेज़ क्लास। अच्छा बेटा, जो हमारी पिछली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा। व्हाट इज़ सीफैप, in fact what role taxation plays in budget formation in our economy, उसके ऊपर हमने कई बातें की। हमने देखा कि क्या बजट के एलिमेंट्स होते हैं, की एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, की रिसीट्स क्या हैं, किस तरह से इनकम टैक्स सेल्स टैक्स का प्रोपोर्शन है, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन के मेजर्स अचीव होते हैं, और अगर रेवेन्यू कलेक्शन के मेजर्स अचीव नहीं होते हैं तो बजट डेफिसिट आ जाता है, और उस बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर लोन्स लेने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है, मुल्क को जाना पड़ता है, अपने मुल्क के बैंक से भी लोन लेना पड़ता है और फॉरेन बैंक से जिसके अंदर IMF वगैरह है उनसे भी हमें लोन लेना पड़ जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये ब्रॉड ओवरव्यू के बाद, इस ब्रॉड डिस्कशन के बाद लेट्स नाउ कनेक्ट एवरीथिंग टू सीफैप 5। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब आ जाओ, बिल्कुल स्टार्ट से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीफैप 5 की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं देखी थी, उसको भी देखेंगे, और फिर हम स्क्रैच से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स का एरिया और फिर बाकी के एरियाज आते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एज फार एज योर पास्ट एग्जाम्स trend is concerned, past exams trend is concerned, so this is a small analysis of your past exam papers. CFAP 5 के past exam papers का ये एक छोटा सा analysis है, ये जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अच्छा भाई, ये हमें अभी क्या बताएगा? अभी ये हमें कोई ज़्यादा मीनिंगफुल पिक्चर नहीं दे पाएगा बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड डिस्कसिंग द एरियाज येट, बट वंस we'll be done with the maximum areas, major portions, तो फिर हम पास्ट पेपर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और बाद में भी हम पेपर वाइज भी इसको देख रहे होंगे। अच्छा, दिखाने का मकसद इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि फ्रॉम द टाइम व्हेन दिस पेपर हैज़ बिकम ओपन बुक, तो एग्जामिनर का फोकस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा मूव कर गया है। एक तो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है जिसमें कैलकुलेशंस आपको चाहिए, वो भी ठीक ठाक आ रहा है। आधा पेपर ऑब्वियसली बात है कि उन्हीं कैलकुलेशन से बेस करता है, और पूरा आधा पेपर अब आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। ठीक है बेटा। और एप्लीकेशन बेस्ड, जब मैं कहता हूँ एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि रट्टा नहीं है, दैट्स नॉट रट्टा, क्योंकि आपके पास तो किताब मौजूद है, यू कैन ओपन एंड रेफर एनीथिंग, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, किताब खोलने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, और उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड है कि आपने एक दफ़ा दो दफ़ा वो चीज़ पढ़ी हुई हो, रिकैप आपके जहन में हो कि खोलना कौन सा सफ़ा है, खोलना कौन सा सेक्शन है, देन ओनली द ओपन बुक कैन हेल्प यू आउट। ठीक है। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास किताब है तो आपके पास खजाने की कुंजी है और आप जाओगे और पेपर पास हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। For that you have to study, for that you have to develop a very good understanding of the entire taxation. ठीक है। Then only you will be able to open the relevant section, then only you will be able to apply it to the relevant scenario. Are you getting this? अच्छा भाई, तो ये देख लें आप कि एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 22 मार्क्स। ठीक है। फिर सेल्स टैक्स का एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन 13 मार्क्स। ठीक है भाई। और एथिक्स 5 मार्क्स। बाकी चीज़ें प्रैक्टिकल, पिछले अटेम्प्ट के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा टेस्ट हुआ है। अदरवाइज अगर आप उससे पहले देखें तो ये एप्लीकेशन बेस्ड 33, ठीक है, 19, तो 50 मार्क्स से ज़्यादा तो ये एप्लीकेशन बेस्ड उससे पिछले वाली अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था। तो बाकी सारा एनालिसिस खैर आपके पास ही रहेगा, ज़्यादा मीनिंगफुल पिक्चर तो ये बाद में ही आपको दे सकेगा जब व्हेन वी विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अंडरस्टैंडिंग इज द की टू सक्सेस इन सीफैप 5। इफ यू बिलीव दैट नंबर्स कैलकुलेशन, ठीक है, दिस विल बी सफिशिएंट टू पास द पेपर, अनफॉर्चुनेटली नॉट, until and unless you develop a very good understanding and then you also practice it. अब होता क्या है, जब बच्चे ड्राफ्ट करने जाते हैं आंसर्स, दे ड्राफ्ट पैथेटिक आंसर्स, पैथेटिक आंसर्स। उन बेचारों को पता ही नहीं था वो लिख क्या रहे हैं।
एंड आई हैव सीन मेनी कॉपीज. मैंने स्टूडेंट्स को कहा, पेपर जिनका पास नहीं होता, मैंने कहा भाई ला के दिखाओ तो सही, मुझे लिख के तो दिखाओ, लिख के आ रहे हो तुम. सो व्हेन दे हैव रिटन रबिश. मैंने कहा मैं एग्जामिनर होता ना तो तुमको ये जो 40 मार्क्स 45 मार्क्स मिल गया ना, ये 45 भी नहीं मिलते, मैं तो 35 देता भाई. ठीक है भाई. सो यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स अप. ओके, सो मेरे ख्याल में पास्ट पेपर का डिस्कशन, पास्ट पेपर का एनालिसिस. अच्छा, एरियाज आप देख सकते हैं कि मार्किंग ग्रिड जो एग्जामिनर की है, एग्जामिनर उसको फॉलो कर रहा है. आप देख सकते हैं सेल्स टैक्स से 35 मार्क्स का सेल्स टैक्स से टेस्ट हुआ है. ठीक है बेटा, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 60 मार्क्स का अराउंड इनकम टैक्स से टेस्ट हुआ है, और 5 मार्क्स इज आउट ऑफ एथिक्स. ठीक है, सो दिस इज इट. दिस इज ऑल्सो बी शेयर्ड. ठीक है बेटा. अच्छा भाई, अब हम आ जाएंगे अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिस्कशन की तरफ. काफी सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है. सर व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स, आ जाओ अब हम अपने सेक्शन को शुरू कर रहे हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन को शुरू कर रहे हैं हम, जिसे हम कहेंगे इनकम टैक्स. ठीक है बेटा. अच्छा, इफ यू अलाउ मी a second, so this is the blank worksheet, so we'll be starting with इनकम टैक्स. अच्छा, इनकम टैक्स से तो हमें स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर dwelling into the discussion of income tax, first of all we will see what are the broad types of tax systems which are, or what are the broad types of tax categories which we have. ठीक है, तो हम एक कैटेगरी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक कैटेगरी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास आ जाता है इनकम टैक्स का पोर्शन, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास आ जाता है सेल्स टैक्स, FAD एटसेट्रा. क्यों कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनका प्रोपोर्शन कितना कितना है. ठीक है, सेल्स टैक्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, और ये डिस्कशन, ये बात डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाली, हमने सिर्फ नाम देखे थे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेकिन हमने इसकी डिस्कशन नहीं देखी थी. और मैंने आपको कहा था कि इसकी डिस्कशन भी हम देखेंगे कि वाई दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एनी टैक्स which is directly applied on income of a person. आसान अल्फाज में याद रखने के लिए, which is directly applied on income of a person, जो इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रही होगी. अच्छा, फिर एक और जाविया है उसको एक्सप्लेन करने का, एंड व्हाट इज दैट? where burden of tax and payment of tax are on the same person. क्या मतलब हो इसका? मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स की मिसाल ले लो. मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है ना, मेरा इनकम टैक्स है, तो मेरी इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो मेरी इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, वो परसेंटेज मेरी इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी. ये हो गया मेरा इनकम टैक्स. इसका बोझ किस पर है? मुझ पर है. मैंने इनकम कमाई, मैं दूंगा टैक्स. पे कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है इनकम टैक्स को पे करना. मेरा टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पे नहीं किया मैं पकड़ा जाऊंगा.
हुकूमत मुझे पकड़ेगी, टैक्स वाले मुझे पकड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सिंपल, मेक इट रेसिप्रोकल। Not applied directly on income of a person. लेकिन सर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जाएगा तो जेब से ही ना, और जब जाएगा तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम को कम ही करेगा ना। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स नहीं कहा जाता, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और हम कहते ये हैं कि हियर burden of tax are on different person. For example, sales tax. Burden of tax and payment of tax are on different person. छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल भराया आपने, बिल्कुल भराया। जब आपने पेट्रोल की प्राइस पे की पेट्रोल पंप पे, तो उसके अंदर फ्यूल की भी प्राइस थी और सेल्स टैक्स भी था। क्या वो सेल्स टैक्स आपने अपनी जेब से दिया है? जी दिया है। सर 100 लीटर फ्यूल भराया, और नहीं 100 लीटर ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, हमने मिसाल के तौर पर 10 लीटर फ्यूल भराया, 250 रुपये लीटर है, और हमने 2500 का फ्यूल भरा लिया। अब 2500 का जो हमने फ्यूल भरवाया सर, उसमें सेल्स टैक्स भी था। कितना था अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, सेल्स टैक्स था। मेरी जेब से पूरा 2500 निकल गया। इसका मतलब कि सर वो सेल्स टैक्स का बर्डन किस पर आया? मुझ पर आया। मैंने पेट्रोल भराया, आई हैव बोर्न द बर्डन। ठीक होगी बात? बिल्कुल ठीक बात। लेकिन क्या आपने ये टैक्स खुद जाके गवर्नमेंट को पे किया है? नहीं। क्या ये खुद जाके पे करना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं। आपने जिसको दिया है वो जमा कराएगा, कैसे जमा कराएगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। लेकिन बर्डन तो आप पर आया, बट यू आर नॉट पेइंग इट डायरेक्टली टू द टैक्स अथॉरिटीज, और टैक्स अथॉरिटीज आपसे डायरेक्टली सवाल भी नहीं कर सकती। अच्छा भाई, तो सर अच्छा कौन सा सिस्टम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स? हमने कहा सर इनडायरेक्ट टैक्स गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। ठीक है, मैं कहा सर ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर ये इन्फ्लेशन को भी जन्म देगा, और ये मुआशरे में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी परवान चढ़ाएगा। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अमीर अमीर से अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। इनइक्विटेबल, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के प्रिंसिपल पर ये टैक्स नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये हर एक को एक ही लाठी से हाँकता है। अगर अमीर अपनी गाड़ी में टैक्स डलवा रहा, अमीर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, मिसाल ले रहा हूँ, वो भी 250 का लेगा। गरीब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, वो भी 250 का डलवाएगा। इसका मतलब 1 लीटर के इस्तेमाल करने के ऊपर गरीब ने अगर 20 रुपए का या 50 रुपए का सेल्स टैक्स दिया है, तो अमीर भी 1 लीटर की कंजम्पशन पर 50 रुपए का ही सेल्स टैक्स देगा। बिकॉज दिस इज नॉट ऑन इनकम, दिस इज ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सेल्स टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेसिफिकली अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो ये होता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, ये इनकम पर नहीं होता। तो जिसने जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की है उसको उतना ज्यादा टैक्स लग रहा होगा। और मिसाल के तौर पर अगर एक गरीब आदमी प्रिंस बिस्किट खाता है और सेम टाइम पर एक अमीर आदमी भी प्रिंस बिस्किट खाता है, दोनों खा सकते हैं, दिल चाह सकता है, तो सर दोनों ने अगर एक ही बिस्किट लिया है तो सर दोनों ने सेम सेल्स टैक्स पे किए, which is logically wrong. ठीक है, are you getting this? So this is the problem with the indirect tax, जो महंगाई को बढ़ाता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, गरीब की पहुंच से जैसे ही कोई एडिशनल सेल्स टैक्स लगेगा वो आइटम महंगा हो जाएगा, गरीब की पहुंच से मजीद दूर हो जाएगा, अमीर को तो फर्क पड़ता कोई नहीं उससे।
और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी अब गरीब जो बेचारा वैसे ही पिसा हुआ है, चूसा हुआ है खून उसका हमने, आप उसके ऊपर और सेल्स टैक्स लगाकर उसका और खून चूस रहे हो। आप इनकम पर टैक्स लगाओ ना, इनकम पर आप टैक्स लगाओ, जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स दे। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जिसकी ज्यादा इनकम है वो कम शो करता है, जिसकी कम है वो शो ही नहीं करता। और कितनी कम शो करता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी से बात बता रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अगर कोई 10 करोड़ कमा रहा है ना, तो वो अपनी इनकम 10 लाख शो कर रहा है, इतना फर्क है। 1 करोड़ वाला 10 लाख शो नहीं कर रहा। कई ऐसे लोग हैं जो 10 करोड़ कमा रहे हैं और 10 लाख शो कर रहे हैं। ऐसे भी हैं 10 करोड़ कमा के पूरे 10 करोड़ शो कर रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, ऐसे भी हैं, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी आवाम ऐसी है, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टैक्स पेयर्स ऐसा है कि जो 10 करोड़ कमा रहा है और सिर्फ 10 लाख भी टैक्स नहीं दे रहा, या 10 लाख की इनकम शो कर रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हमने खुद देना है ना, मैंने खुद देना है। अच्छा, इनकम टैक्स खुद देना है टैक्स पेयर ने, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बर्डन है, उसके ऊपर पेमेंट ऑफ बर्डन ऑफ पेमेंट है, लेकिन वो खुद नहीं देता, टैक्स चोरी करता है, इनकम छुपाता है। इसीलिए तो आपने देखा कि जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो हमने पहले पिछली क्लास में देखी थी, उसमें हमने एक और चीज़ देखी। हमने कहा कि सर ये जो इनकम टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि लोग खुद से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। हमने कहा खुशी से कोई नहीं दे रहा टैक्स तुमको। आप ये देख लो कि विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस 66 और 22, 88% या 90% तो यही चंक है जो एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है। खुशी से लोग थोड़ी पे कर रहे हैं, जबरन आपने जो किसी की जिम्मेदारी लगा दी है कि तुमने पेमेंट करते हुए इसका टैक्स काट के पेमेंट करना है, तो वो कर रहा है और आपको टैक्स दे रहा है। अदरवाइज जैसे सैलरी की एग्जाम्पल ले लें, अगर कोई बंदा सैलरी कमा रहा है तो अब उसने खुद से टैक्स देना ही नहीं देना, वो बेचारा तो वो बोलता है मेरा तो एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के जमा करा दिया, मेरे हाथ में थोड़ी है। अगर मेरे हाथ में होता मैं उसमें भी 2 नंबर ही करता। Are you getting this? तो इनकम टैक्स देने के लिए कोई खुशी से राजी नहीं। तो सर अगर कोई खुशी से राजी नहीं है तो क्या किया जाए? उसके ऊपर बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑन इट। ठीक है, इंशाल्लाह। तो हमने कहा ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो गया, डब्ल्यूबीपीएफ हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एफईडी। अभी हम सबको पता है कि ये इनकम पर नहीं लगता होता। कस्टम ड्यूटी, मिसाल के तौर पर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट की, उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है, क्योंकि आप गुड्स को इंपोर्ट करके या तो सेल करेंगे या उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। सही है, तो या प्रोडक्शन में कंज्यूम होंगे अगर रॉ मटेरियल है। सेल्स टैक्स हमें पता है कि सर सेल्स टैक्स भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एसी आपने परचेज कर लिया है, सेल्स टैक्स लगेगा। अब एंड कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आता है, इसका सारा कंज्यूमर किस पर आता है? एंड कंज्यूमर पर आता है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स का सारा कंज्यूमर बर्डन एंड कंज्यूमर पर आता है, जो उस प्रोडक्ट्स को यूज और कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स की तरह होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सिगरेट्स पे बहुत ज़्यादा है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इस पर एग्जाम में सवाल भी पास में ख़तरनाक वाले आए हैं सिगरेट के ऊपर और उसकी एफईडी के ऊपर। तो बहरतौर सेल्स टैक्स की तरह ही होता है, और साथ ही इसको लॉ अलग है, कुछ मोडालिटीज़ अलग हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दोज मोडालिटीज़ इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो ये कुछ तारुफ हुआ डायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हम पहली मखलूक को उठा लेते हैं, विच इज़ इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, इनकम टैक्स। अच्छा भाई, क्या है ये इनकम टैक्स? आपकी इनकम जो भी आप कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, नाम से तो यही जाहिर है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, वेरी बेसिक, बिल्कुल बेसिक से, एज इफ यू डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, सी एंटर में पढ़ा था, बहुत पुराना हो गया, वैसे भी जो भी पढ़ा था सब भूल गए, तो जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, इनकम टैक्स। सर इनकम क्या है, टैक्स क्या है? मैं कहा इनकम क्या है और टैक्स क्या है, उसके ऊपर तो तबादला ख्याल होगा आपसे तफसील से, लेकिन अभी कहने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स को एक दफ़ा, पहली दफ़ा में देखकर आपको क्या ख्याल आता है? सर ये ऐसा टैक्स है जो इनकम पर लग रहा है, और मैंने अभी आपको बता भी दिया डायरेक्टली कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, क्योंकि ये ऐसी परसेंटेज होती है जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रही होती है। ठीक, सर इज इट गवर्न्ड बाय एनी लॉ? यस, इट इज गवर्न्ड बाय एनी लॉ, और इसका लॉ कहलाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है,
ये लॉ है, इस लॉ के तहत ये इनकम टैक्स का कानून गवर्न या रन करता है। अच्छा, सिर्फ ये लॉ नहीं है, इसके कुछ साथी भाई बहन भी हैं जो इसके साथ सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स रूल्स। अच्छा, ना सिर्फ इनकम टैक्स रूल्स हैं बल्कि कुछ और भी चीजें हैं। अच्छा भाई, क्या चीजें हैं सर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस comprises of 13 chapters and 14 शेड्यूल। अब ये जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर का खुलासा है, ठीक है, क्योंकि ये है वो कानून, ये है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। Both chapters and schedules are divided into parts, then parts are further divided into divisions, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी कुछ हियरार्की बन के आपके सामने आएगी अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है बेटा, इस तरह से पार्ट्स एंड डिवीजन। ये भी पार्ट्स, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इसका खुलासा है। अच्छा, अब ये 4 चैप्टर्स में, पार्ट्स में, डिविजन्स में किस तरह से डिवाइडेड है, तो इसकी सीक्वेंस या इसकी जो बाइफर्केशन है थोड़ी लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इलॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करते हैं, इनिशियल से चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चैप्टर 2 आ गया ना, और कंसिडर दिस चैप्टर 3 का पार्ट 1 टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, हेड ऑफ इनकम। फिर पार्ट 2 उसमें सैलरी है, पार्ट 3 उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, पार्ट 4 उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। अब पार्ट 4 में इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, लेकिन डिवीजन 1 के अंदर इनकम की डेफिनेशन आ गई, डिवीजन 2 चल रहा बिजनेस इनकम ही है, देखो ना पार्ट 4 के अंडर। बात समझ आ रही है? सो दिस इज अ वेरी लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन which is there in the income tax ordinance, and you will get to know about it further as you read it further, okay? So the same is the case with the schedules, and we will be going through those schedules as well. The understanding and the sketch of the ordinance will help in usage of bare acts during open book examination, ठीक है। The list of schedules under income tax ordinance 2001 is as under। तो सर ये जो कानून है उसके शेड्यूल्स हैं, उनके शेड्यूल्स की लिस्टिंग पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन सर उस कानून के, एक तो ये कानून हो गया ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब हो गई, और क्या चीज़ें हैं देखा, और इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स भी हैं, नोटिफिकेशन SROs भी हैं। अच्छा, ये भी पार्ट ऑफ लॉ है। कोई नोटिफिकेशन SRO आता है, ये भी पार्ट ऑफ लॉ है। इट एड्स टू द लॉ, ठीक है, लॉ में अमेंडमेंट कर देता है। सर्कुलर और सर्कुलर लेटर provides clarification and additional guidance, ठीक है। सर्कुलर इशू कर दिया एफबीआर ने। सर किसी टेक्निकल मैटर के ऊपर जिस पे कंफ्यूजन थी, जिस पर एम्बिग्विटी थी, एफबीआर ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि इससे हमारी क्या मुराद है, या इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, या इसका क्या मतलब है, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, पूरी मोडालिटीज बता दी, क्लेरिफाई कर दिया सर्कुलर के थ्रू। व्हाट इज सर्कुलर लेटर? सर्कुलर लेटर भी ऐसी चीज है, लेकिन ये सर्कुलर लेटर किसी स्पेसिफिक टैक्स पेयर की क्यूरी के जवाब के तौर पर उसी को एड्रेस किया जाता है। इट्स नॉट अ जनरल सर्कुलर,
तो सर्क्यूलर लेटर वो फिर उसी पर्सन को या उसी टैक्स पेयर को या उसी बंदे को जिसने कोई क्लैरिफिकेशन सीख की होगी, ये उसी को एड्रेस किया जाता है। इट्स कॉल्ड सर्क्यूलर लेटर। तो ये वाले टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं होते, ये टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, टैक्स पेयर इसके खिलाफ कोई पोजीशन ले सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। मैं नहीं मानता भाई, लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, आपकी एक्सप्लेनेशन है तो क्या हुआ, हमारी ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, बाहर तौर। सो दिस इज अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें हैं आपके पास। अच्छा, ये सारे के सारे शेड्यूल्स हैं, इनको वक्तन फवक्तन हम पढ़ेंगे। पहला शेड्यूल रेट्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में है, दूसरा शेड्यूल सेकंड शेड्यूल कहलाता है, ये टैक्स पेयर के फ़ायदे का शेड्यूल कहलाता है। एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस का शेड्यूल, इसके अंदर एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम भी है, टैक्स रेट्स के रिडक्शन भी है, टैक्स लायबिलिटी के रिडक्शंस भी गिवन है, और अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविजन से एग्जेम्पशन देनी है तो वो भी इसी सेकंड शेड्यूल के अंदर गिवन है। थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स गिवन है, इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड कंप्यूटेशंस के रूल्स फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में E&P कंपनीज, रिकग्नाइज प्रोविडेंट अप्रूव सुपरएनुशन फंड्स की अप्रूवल और उससे रिलेटेड कंडीशन सिक्स्थ शेड्यूल में। बैंकिंग कंपनीज से रिलेटेड गाइडलाइंस सेवन्थ शेड्यूल में। कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज एट्थ शेड्यूल। अच्छा, कोई ट्रेडर अगर फॉल कर रहा है 99A में तो वो 9th शेड्यूल के तहत। 10th शेड्यूल में जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में बातें हैं कि रेट डबल हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्डर डेवलपर के लिए 11th शेड्यूल, इंपोर्ट की कैटेगरीज 12th शेड्यूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 13th शेड्यूल में गिवन है, और SME की टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स 14th शेड्यूल में गिवन है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये बात हुई कि कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर जाती हैं, या अगर हमें इनकम टैक्स पढ़ना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी बातें अभी हमने की। नाउ लेट्स कम ऑन टू द वर्ड इनकम टैक्स। इस इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है? तो देखो, इनकम टैक्स का वर्ड बना है इनकम से और टैक्स से। ठीक है, टैक्स क्या है? दिस इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और उससे क्या होगा? पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पेमेंट्स लिखी हुई है वो होंगी, मुल्क चलेगा, तरक्की करेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। आपका टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, बट इसके लीगल जो लिटरल मीनिंग्स है ना वो है बर्डन के। बर्डन फॉर टैक्स पेयर्स। कहां के लिए बर्डन है? सर, उनके लिए बर्डन है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम पर बर्डन है। जब वो टैक्स दे देंगे तो अगर किसी ने लाख कमाया और उसने 10,000 टैक्स दे दिया तो अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम 90,000 रह गई। अब वो लाख खर्च नहीं कर सकता, वो 90,000 खर्च करेगा। ठीक है वही बात। इट्स अ बर्डन फॉर टैक्स पेयर, इट्स अ बर्डन ऑन देयर पॉकेट्स। तो सर, पॉकेट से तो अगर टैक्स निकलेगा और पॉकेट हल्की हो गई तो बर्डन कैसे हुआ? आप बोल रहे बर्डन ऑन पॉकेट्स। हमने कहा जब कोई चीज़ पॉकेट से निकलती है तो वो बर्डन ही कहलाती है। अगर पॉकेट पे नहीं तो दिल पर तो बर्डन होगा, टैक्स जा रहा है। खैर, जाते हुए माल का बर्डन तो रहता ही है, दुख तो रहता ही है। ठीक है, सो टैक्स इज अ बर्डन, टैक्स इज अ लेवी, टैक्स इज अ चार्ज imposed by गवर्नमेंट, एंड दिस इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, सॉवरेन गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी बात इसकी बाद में होंगी। टैक्स ही का तो सब्जेक्ट है, तो टैक्स के ऊपर तो तफसीली बातें चलती ही रहेंगी। आओ बात करते हैं व्हाट इज इनकम। इनकम क्या है? अच्छा, इनकम की एक डेफिनेशन तो ऑर्डिनेंस देता है। ठीक है, एक डेफिनेशन इनकम की ऑर्डिनेंस देता है। अभी हम उस डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन को बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आएंगे उस डेफिनेशन के ऊपर। उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि अल्लाह भला करे इनकम का कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है। क्योंकि लॉ की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मायूसी होने वाली है, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन के अंदर तो
चीज़ें थोपी ज़्यादा गई हैं, इनकम के कॉन्सेप्ट को इतना नहीं बताया गया है, चीज़ें थोपी गई हैं इनकम की डेफिनेशन के अंदर। तो अगर हमें इनकम की डेफिनेशन एसेंस के साथ पढ़नी है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, सर्टेन लॉजिक्स, सर्टेन रैशनल which we will be discussing shortly to have the concept of income. ठीक है बेटा? अच्छा भाई, इनकम की डेफिनेशन है क्या, किसे हम कहेंगे इनकम? अच्छा देखो, टैक्स की दुनिया में जहां हम किसी भी चीज को इनकम कह देंगे ना, जहां हम किसी भी रिसीट को इनकम कह देंगे, उसके ऊपर टैक्स वाला टैक्स लगाने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें बड़ा एहतियात करना है। तो होगा क्या, देखो टैक्स पेयर की कोशिश ये होगी कि जो भी उसने रिसीट्स अर्न की हैं, रिसीव की हैं, वो ये कोशिश करे कि ये इनकम नहीं है, और टैक्स वाले की ये कोशिश होगी कि वो इस चीज को प्रूव करे कि ये इनकम है। Isn't it? अच्छा भाई, तो अब अगर हम ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन पर जाएंगे तो हमें बड़ी मायूसी होने वाली है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया गिवन ही नहीं है इनकम का, कि कब कौन सी रिसीट इनकम है और कब कौन सी रिसीट इनकम नहीं है। तो हम क्या करें, हमें फिर इसके लिए प्रेसिडेंट्स को देखना होगा, हमें केस लॉज को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो लॉ का एक बहुत मेजर चंक, एक बहुत बड़ा चंक इज डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट प्रेसिडेंट्स। ठीक है, बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो डिस्प्यूट में जाते हैं, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट हुआ, डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट आई मीन टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स पेयर का डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट हुआ, वो डिस्प्यूट गया कोर्ट ऑफ लॉ में, एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वहां पर केसेस डिसाइड हुए, अपील्स के फैसले आए, कोर्ट के जजमेंट्स आए, और उन जजमेंट्स की लाइट में, उन जजमेंट्स की रोशनी के अंदर कोई कंक्लूजन डिराइव हुआ। अब वो जो कंक्लूजन डिराइव हुआ, दैट्स अ प्रेसिडेंट। आर यू गेटिंग दिस? नाउ क्योंकि देखो लॉ में ना हमेशा ग्रे एरियाज रहेंगे, लॉ इज नॉट ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अगर लॉ में हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो हमारा और आपका दाना पानी कैसे चलेगा, टैक्स कंसल्टेंट की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ठीक है, तो टैक्स में ना हमेशा ग्रे एरियाज होंगे, उन्हीं ग्रे एरियाज का तो बेनिफिट उठाते हैं वो जो कानूनदान होते हैं, जो लॉयर होते हैं, जो कोर्ट में जज के सामने जिरा कर रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं, सर ये लॉ में ये लिखा हुआ है, और लॉ में कहीं ये वाली बात नहीं लिखी हुई है। अच्छा भाई, ये वाली बात नहीं लिखी हुई तो क्या लिखी हुई है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें? नाउ दैट्स अप टू अस। Are you getting this? So the gray areas are always utilized by the respective parties in their benefit. टैक्स पेयर बोलेगा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इस पे टैक्स नहीं है और ये इनकम नहीं है, और टैक्स वाला बोलेगा भाई कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब ये आने वाला पैसा इनकम है और इस पे टैक्स लूंगा। तो हम क्या करें? तो हमने कहा कि सर फिर जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो हमारे पास ट्रेल है पूरी की पूरी पास्ट की, that will also be used as the source of law. ठीक है, इस source of laws हैं, आपने पढ़ा होगा जब आपने लॉ के जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो sources of law के अंदर this is also source of law. So when we look at the past decisions, precedents, judgments, we conclude many such things. ऐसी बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं कि जो हमें इनकम का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद देती हैं। आओ देखते हैं क्या। अच्छा भाई, इनकम, अब इनकम से हमारे जहन में क्या आता है? क्योंकि देखो इनकम जिस तरह से हमारे जहन में आता है, इनकमिंग जो हमारी तरफ आ रहा है, जो हमारी जेब में आ रहा है, जो हमारी जेबें भर रहा है, ऐसा ही ना, इनकमिंग हमारी तरफ जो आ रहा है, तो हमारी तरफ क्या आ रहा है? कोई ट्रक आ रहा है क्या? नहीं सर, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा, माल। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये है कि इनकमिंग ऑफ मनी है। जी सर, इनकमिंग ऑफ मनी है। तो क्या हर इनकम आने वाला पैसा, अभी इनकम तो नहीं कहेंगे ना, इनकम को तो हमने डिफाइन करना है, डिराइव करना है। सो कैन वी से रिसीट, जो रिसीट आती है हमारे पास, जो माल हम रिसीव करते हैं, यस वी कैन कॉल इट रिसीट। सो द क्वेश्चन अराइजेज, इज एवरी रिसीट आर इनकम? क्या हर रिसीट हमारी इनकम है? हमने कहा नहीं सर, हर रिसीट इनकम कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 2 लाख रुपए कर्ज दिया, उधार दिया, तो जिस दोस्त के पास पैसे आए
जिसने उधार लिया 2 लाख आ गए उसके पास, रिसीट तो आ गई, पैसे तो आ गए, बैंक अकाउंट में पैसे तो आ गए, जेब में पैसे तो आ गए, लेकिन क्या मैं कहूं कि जिसने उधार लिया है ये उसकी इनकम है? हमने कहा नहीं 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 सर, ये नहीं है। जिसने उधार लिया है ये उसकी इनकम थोड़ी है, उसने तो लोन लिया है। हमने कहा अच्छा, पैसे तो रिसीव किए हैं, जेबें तो भरी हैं उसकी। तो हमने कहा सर सिर्फ पैसे रिसीव कर लेना और जेबें भर लेना इज नॉट द एसेंस ऑफ इनकम, इट इज अ रिसीट। Whether any receipt is income or not, this is a question mark. Okay, so let's divide it into 2 groups. One is revenue receipt. The other one is capital receipt. One is revenue receipt, another is capital receipt. Revenue receipt हम उस receipt को कह रहे हैं which is income. Revenue receipt is income and capital receipt is not income. रेवेन्यू रिसीट इज इनकम एंड कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। क्या इसकी कोई एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं? यस, वी कैन थिंक ऑफ मेनी एग्जांपल्स। और चूंकि आप माशाल्लाह सी इंटर का टैक्स पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि टैक्स के अंदर देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट आर दोज एग्जांपल्स? देखा सर, सैलरी का हेड पढ़ा हुआ है हमने, सी इंटर पास किया हुआ है हमने, हमें पता है कौन कौन से हेड्स हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमें पता है कि सर ये हेड्स ऑफ इनकम है और इसमें जो भी एलिमेंट्स ऑफ इनकम जाते हैं ये रेवेन्यू रिसीट है और ये इनकम होती है, इतना हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। अभी आपका दिल, आपका दिमाग क्या कह रहा है? सर ये इनकम है, हमने पढ़ा हुआ है ना इसलिए हमें पता है ये इनकम है। सही बात है, बट इज देयर एनी क्राइटेरिया? मैंने कहा क्राइटेरिया की भी बात ना करें सर, जितनी नॉलेज है हमारी हमने बता दिया ये इनकम है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज गिवन द लोन टू मिस्टर बी। ये ए है, ये बी है, ए ने बी को दिया लोन, तो क्या बी की रिसीट हो गई? हाँ रिसीट तो हो गई। क्या रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है? हमने कहा सर रेवेन्यू रिसीट नहीं हो सकती क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो हम इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सर ये रिसीट होगी कैपिटल रिसीट। अच्छा, इसका मतलब हर आने वाला माल इनकम नहीं है? नहीं सर, हर आने वाला माल इनकम नहीं है। तो जो माल इनकम नहीं है उसे बोल दो कैपिटल रिसीट। हमने कह दिया कैपिटल रिसीट। क्राइटेरिया क्या है अभी आएगा, लेकिन अभी क्या हमारे दिमाग में, कैन वी थिंक ऑफ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट इनकम, व्हिच आर रिसीट्स, जो रिसीट्स तो हैं, जो रिसीव तो हो रही है अमाउंट, बट इट इज नॉट इनकम। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, लोन रिसीट। किसी के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे, और ही हैज़ रिसीव्ड इनहेरिटेंस मनी। तो हमने कहा सर इनहेरिटेंस मनी रिसीव हुई है तो उसकी इनकम हो गई ना। नहीं कहा आप उसके सामने बोलोगे तो रख के थप्पड़ देगा। नहीं सर, इनहेरिटेंस की मनी जो है वो इनकम नहीं है, इनहेरिटेंस की मनी इज कैपिटल रिसीट। क्यों कैपिटल रिसीट है ये तो बताएं। मैंने कहा अभी हमने लॉजिक पे तो बात ही नहीं करनी है, लॉजिक तो मैं बताऊंगा अभी आपको,
अभी आपने सिर्फ अपने कॉमन एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग पर ये बताना है, इज देयर एनी रिसीट विच यू डोंट रिगार्ड एज इनकम? लोन रिसीट, इनहेरिटेंस रिसीट, गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। क्या कभी आपने ऐसे देखा कि किसी को रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहे हो, सीए क्वालिफाई हुआ आपका, या किसी की इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, किसी की वेडिंग सेरेमनी हो रही है और उसको गिफ्ट मिल रहे हैं और वो अगले दिन अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर रहा हो कि भाई मुझे इतने इतने गिफ्ट मिल गए तो मेरी इतनी इनकम आ गई है? हैव यू एवर सीन? नो? सो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, वी कैन से दैट कि सर जो गिफ्ट्स हमें मिलते होते हैं रिलेटिव से, वो हम इनकम तो ट्रीट नहीं करते होते। अच्छा, इनकम नहीं है, करते तो नहीं होते सर, माल तो मिल गया लेकिन उसको इनकम तो नहीं बोलते, उसको पे टैक्स तो नहीं देते। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आता है तो ठीक है, लिख दो भाई। अच्छा, अब मैं इस जुमले को, इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम, रेवेन्यू रिसीट इनकम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, इनकम है। Unless specifically exempt under the ordinance। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस, अगर ये कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कानून ना, देखो कानून की तो बात माननी पड़ेगी ना, कानून की तो बालादस्ती है ना भाई, कानून तो जो बोलेगा सियाह सफेद दिन रात मानना पड़ेगा सर। लेकिन अगर तो कानून कहता है, ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई इनकम है, लग तो मेरा ये कि रेवेन्यू रिसीट है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं इनकम है और मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्यों कह रहा हूं इनकम है? ताकि मैं अगली बात आपसे ये कह सकूं कि इस पर टैक्स लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो सर अब लॉ कह दे कि कोई रेवेन्यू रिसीट एग्जेम्प्ट है, तो क्या अब उस पर टैक्स लगेगा? हमने कहा अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब उस पर टैक्स, बोलने के लिए तो तुम उसको बोल भी सकते हो इनकम है, प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे शायद हम उसको टोटल इनकम का पार्ट भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे उस पर टैक्स। द प्राइम पर्पस है इसको इनकम कहने का, टैक्स लगाना, हम इस पर टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशहूर जमाना सेक्शन 41 की जो इनकम है हमारी, एग्रीकल्चरल इनकम, और बहुत सी इनकम हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम ये एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई इधर आ जाओ, ये बात भी पूरी नहीं है। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस specifically taxed as deemed income, unless specifically taxed as deemed income। तो सर कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, क्राइटेरिया अभी हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन लॉ कहता है ठीक है कैपिटल रिसीट, अगर तुम कह रहे हो कि कोई क्राइटेरिया है और ये कैपिटल रिसीट है और ये इनकम नहीं है, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स है। लेकिन अगर हमने कह दिया बट इफ वी प्रोवाइडेड कि ये टैक्स होगी, आप कह रहे हो टैक्स नहीं होगी, हम कह रहे हैं ये इनकम, इसको बनाओ, ये इनकम है, ये टैक्स होगी, हमने कह दिया तो आपको मानना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई, टैक्स की दुनिया के आप माई बाप हैं, हम आपकी बात मानेंगे और हम उसको टैक्स कर देंगे। अपने कहा सर इसकी एग्जाम्पल्स दे दीजिए, अभी ले लीजिए एग्जाम्पल। हम जब आगे लॉ में जाएंगे, लॉ में पढ़ेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि सेक्शन है 39 और वो सेक्शन 39 हमें कहेगा लोन रिसीव्ड
in cash will be treated as income chargeable to tax under income from other sources. लोन जब रिसीव हुआ है तो सर हमने तो कहा था कैपिटल रिसीट है, इनकम तो है ही नहीं। लेकिन लॉ एक चीज लेकर आता है आपके लिए, लॉ एक आपके लिए कानून इंट्रोड्यूस करता है। वो क्या कानून है कि अगर आपने लोन लिया और वो लिया कैश में, ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, माजरत के साथ। अच्छा, अब ये लॉ का एक आम मिजाज है। आप देखेंगे पूरे लॉ के अंदर, हम आगे भी बहुत जगहों पे देखेंगे कि लॉ या और खासतौर पर इनकम टैक्स लॉ कैश को डिस्करेज करता है। कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना भाई, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना। क्यों? क्योंकि देखो टैक्स कब लगेगा? जब टैक्स वाला ये इस्टेब्लिश कर सकेगा कि आपने इनकम कमाई है। वो इस्टेब्लिश कैसे करेगा? जब उसके पास कोई प्रूफ और एविडेंस होगा। और प्रूफ और एविडेंस क्या हो सकता है? आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें पैसा आ रहा है बहुत सारा। टैक्स वाला उस बैंक स्टेटमेंट को उठाएगा और बोलेगा देखो मुनीर साहब इतना पैसा है आपके पास, इस पर टैक्स दो। आपने कहा जबरदस्त सर, अच्छा वो बता दिया आपने। अब हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट ही नहीं करवाएंगे। हमारी तो रिटेल आउटलेट है, रोज कैश आता है, कस्टमर आके कैश लेके जाता है, बोरे के अंदर भरेंगे, सारा खर्चा पानी बोरे से करेंगे, हम बैंक में डलवाएंगे ही नहीं। क्योंकि आपने बता दिया टैक्स वाला आएगा, बैंक स्टेटमेंट उठाएगा, वो देखेगा कितने पैसे आए हैं और उस पर टैक्स लगा देगा। जबरदस्त। तो लोग ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं हर चीज की। बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा हमारा ऐसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कहलाती है, ब्लैक इकोनॉमी कहलाती है, कैश बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, और दिस इज क्राइम। ठीक है, अपनी इनकम को छुपाना, ना बताना, टैक्स ना देना, इट्स अ क्राइम एंड वी ऑल आर क्रिमिनल्स। अच्छा, तो भाई क्राइम है तो है, जाहिर सी बात है। मनी लॉन्ड्रिंग आप एक्ट पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इसी तरह से ये लॉ लाया गया। क्यों लाया गया? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास कैश में पैसा है, मैं बैंक में तो पैसा दिखाता ही नहीं हूँ क्योंकि तो फिर टैक्स वाला पकड़ लेगा मुझे, मुनीर साहब इतने पैसे आए इस पे टैक्स दो। मैंने कहा सर सारे पैसे मैं जमा करूंगा, जितनी भी स्टूडेंट्स की फीस आएगी ना सारी की सारी कैश में लूंगा और सारे के सारे ना घर पे बोरों की फॉर्म के अंदर जमा कर लूंगा। खर्चा करना होगा ना कैश में कर लूंगा। नाइट जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना कर लिया, पेट्रोल डलवा लिया, इम्तियाज से शॉपिंग कर ली, नाइट से शॉपिंग कर ली, जबरदस्त कैश पे जिंदगी गुजारूंगा। मैंने कहा अच्छा जबरदस्त, ठीक हुई बात। लेकिन अब फंसोगे, कहाँ फंसोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, क्योंकि जब इतना माल आएगा तो सबसे पहले क्या बोलता है इंसान? यार अच्छी गाड़ी हो, यार अच्छा घर हो, यार चलो बाहर चलते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा का, यूएस का। हाँ, पैसे का मतलब ये तो नहीं है ना नाइट सुपर स्टोर से और इम्तियाज सुपर स्टोर से ज़बरदस्ती शॉपिंग कर ली, रॉयल रेस्टोरेंट में जाके घूम लिया। नहीं सर, जब पैसा आता है तो मस्ती भी आती है। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे? जैसे ही गाड़ी लेने के लिए जाएंगे हम, बोरा भर के शोरूम का टोयोटा सेंट्रल मोटर, हमने कहा भाई ये बोरा है, इसके अंदर 80 लाख रुपए हैं, चलो शाबाश निकालो गाड़ी। टोयोटा सेंट्रल वाला बोलेगा सर आप ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं, पे ऑर्डर दें, चेक दें तो बुकिंग होगी। ओए चेक कहाँ से दें, ये सारा पैसा तो कैश में पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता सर। फंस गए। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, पैसा बैंक के थ्रू देना पड़ेगा, कैपिटल गेन में देख लेंगे हम कंडीशन। कैपिटल एसेट्स परचेस करते हुए पैसा बैंक के थ्रू, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देना पड़ेगा। इसका मतलब सर कि लॉ जगह जगह चेक पॉइंट्स लगा रहा है, नलके टाइट कर रहा है, ताकि आप कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस कर ना सकें। क्योंकि जब कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस का मुंह खुलता है तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है, टैक्स चोरी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल हियर, अब अगर मैं कहूँ कि भाई किसी से ने कैश में लोन रिसीव कर लिया, ठीक है, पैसे आ गए किसी के पास, गाड़ी आ गई, भाई कहाँ से आई गाड़ी? आपके पास तो इतनी इनकम ही नहीं थी, आपने जब इतनी इनकम कमाई नहीं तो गाड़ी कहाँ से आई? तो सर इनकम कमाई नहीं तो गाड़ी कहाँ से आई? अब दरअसल तो उसने इनकम कमाई है लेकिन उसने तो छुपा ली थी, टैक्स तो दिया नहीं था। जब टैक्स दिया नहीं था तो लॉ की नज़र में तो उसकी तो इनकम है ही कोई नहीं। टैक्स की दुनिया में ही इज स्टैंडिंग एट नील बटा नील। तो उसने कहा मैंने लोन लिया है भाई। किससे लोन लिया है? मैंने अपने दोस्त असलम से लोन लिया है। अच्छा भाई, अल्लाह पाक ऐसे दोस्त सबको दें जो 80-80 लाख के लोन दे रहे हैं। ज़रा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। बैंक स्टेटमेंट दिखाया तो कुछ भी नहीं आ रहा, 80 लाख रुपए लोन किसी से नहीं आ रहा।
तो भैया आपने लोन कैसे लिया? भाई हमने तो लोन कैश में लिया था, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया और अपनी गाड़ी ले ली। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आसानी से टोपी करा सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ? क्योंकि लोन किसी जिसके थ्रू आया है उसने अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, मुझे बोरा दे दिया, निकाल। इससे ट्रेसेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही है, आपका क्लेम स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। अगर किसी ने लोन दिया है और थ्रू बैंकिंग चैनल दिया है तो पूरा प्रॉपर ट्रेल स्टैब्लिश होगा। हम कहेंगे ठीक है भाई, जिसने लोन दिया है जरा उसकी बैंक स्टेटमेंट तो दिखाओ, और बैंक में भी आ रहा होता है लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर असलम HBL अकाउंट नंबर दिस, स्टैब्लिश हो गया। अब हम मिस्टर असलम को पकड़ेंगे, भाई तेरे पास कहाँ से लोन आया? ट्रेल तो हो, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? आर यू गेटिंग दिस? तो पहले ये बहुत होता था, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, पैसे कहाँ से आए? कैश में लोन ले लिया। किससे लिया? इस भाई से लिया। उस भाई को पता ही नहीं है मेरे नाम के ऊपर खाते चढ़ा रहा है, ठीक है, कैश में लोन ले लिया। अच्छा भाई, फिर उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने इस भाई से लोन ले लिया। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरी तो ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। भाई मुझसे तो तुम कुछ भी ना पूछो, मैं तो वडेरा हूँ, मैं तो साईं हूँ, ठीक है, मैं तो साईं हूँ भाई, साईं तो साईं, सब साईं, ठीक है। अच्छा, हमसे ना पूछो आप, तो फिर कहाँ से पूछें भाई? अब टैक्स कैसे लें? तो हमने कहा रुक जाओ, ये सीन ही ख़त्म करते हैं। लोन रिसीव किया है, ये लोन कैश में अलाउ करना, ये फसाद की जड़। लोन जिससे भी लिया है किस में लोगे? बैंक के थ्रू लोगे। अभी एस्टेब्लिश तो हो, जिससे आपने पैसे लिए हैं उसके पास भी थे कि नहीं थे पैसे, उसके पास ये रिटर्न में डिक्लेयर है कि नहीं है पैसे, उसके बैंक स्टेटमेंट में ये पैसे हैं भी कि नहीं है पैसे, ठीक है। इसमें बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर तो लोन लिया ही कैश में, लोन लिया ही कैश में, तो आ बैल मुझे मार, क्या मैं खुद से टैक्स वाले को बताऊंगा मैंने लोन कैश में लिया है, ताकि वो इसको मेरी इनकम बना दे और मुझसे टैक्स ले ले? आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? क्या ये सवाल आ रहा है आपके जहन में? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? कुछ रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? कोई सवाल है, कोई दिमाग में चीज आ रही है तो पूछो मुझसे। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, तो अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है, जब लोन कैश में रिसीव हुआ है तो मैं आपको पागल लगता हूँ जो टैक्स वाले को बताऊंगा कि मैंने कैश में लोन रिसीव कर लिया है, ताकि वो आके डंडा मार के मुझसे टैक्स लेके जाए। हमने कहा रुक जाओ, बताने की जरूरत नहीं है, ये पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा। अच्छा, तो अगर किसी का सवाल ऐसा है, सबसे पहले तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई आपका ये बड़ा बेवकूफ़ों वाला सवाल है। क्यों बेवकूफ़ वाला सवाल है? क्योंकि कहते हैं ना कि इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? चॉपिंग ऑफ हैंड्स, हाथ काटना। चोरी की सजा क्या है? हाथ काटना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लोन कैश में रिसीव करने की सजा क्या है? कि हम उसको इनकम मान लेंगे और उस पर क्या लगा देंगे तुम पे? टैक्स। तो इस्लाम कहता है भाई चोरी की सजा ये कि हाथ काट दो। अच्छा भाई, तो चोर ये कह सकता है कि हमारे हाथ कैसे कटेंगे? किसी को कैसे पता लगेगा हमने चोरी की है? हम तो मुंह पे मास्क बांध के जाते हैं, हम तो मुंह पे मास्क पहन के जाते हैं, हम तो रात के अंधेरे में जाते हैं। तो ये कैसी बात हो गई कि चोर के हाथ काट दो, हम तो मुंह पे मास्क ला के जा रहे हैं? तो हमने कहा सर ये जब भी ऐसे पीनल मेजर्स होते हैं, जब भी ऐसे कंट्रोलिंग मेजर्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि whenever the offense will be proved, whenever it will come to light, जब पता लगेगा तब की बात हो रही है ना। पहली बात, हाथ कब कटेंगे? जब पता लगेगा कि हाँ भाई इसने चोरी की है, तो ही हाथ कटेंगे, जब ये प्रूव होगा। इसी तरह यहां पर ये इनकम कब ट्रीट होगी? जब ये प्रूव होगा कि ये लोन कैश में रिसीव हुआ था। वो कैसे प्रूव होगा? वैसे प्रूव होगा आपने लोन कैश में लिया 50 लाख रुपए का, और आपने किया क्या कि आपने प्रॉपर्टी डीलर को दे दिए और उसने भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर करवा दी। अब टैक्स वाला पूछेगा भाई तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तेरी तो इनकम ही नहीं है, प्रॉपर्टी तेरे नाम पे रजिस्टर हो गई है, लैंड रिकॉर्ड में तेरा नाम आ रहा है, एडवांस टैक्स का चालान भरा हुआ है तेरे नाम पे, तो तेरे पास पैसे कहाँ से आए? आपने कहा मैंने लोन लिया था। बैंक स्टेटमेंट दिखा, बैंक स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं आ रहा, किसी के पास से तुम्हारे पास लोन का इनफ्लो नहीं हो रहा, कैश में लिया था। उन्होंने कहा आ जाओ, गर्दन से दबोच लेंगे तुमको हम। आर यू गेटिंग दिस?
हमने कहा लोन रिसीव्ड इन कैश विल बी ट्रीटेड एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? और इसकी एग्जांपल हो सकती है सेक्शन 39 ही कहता है कि गिफ्ट्स received from non-relatives गिफ्ट जो मिल रहे थे हमने सोचा कि वो तो टैक्स नहीं होंगे, इनकम ही नहीं है। लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है नॉन रिलेटिव्स से तुम्हें जो भी गिफ्ट मिल रहा है वो तुम्हारी इनकम है भाई। तो सर रिलेटिव ही होते हैं सारे हमारे। मैंने कहा रिलेटिव वो नहीं होते जो आपके होते हैं, जो लॉ कहेगा वो रिलेटिव होंगे। और लॉ कहता है मैं रिलेटिव की डेफिनेशन दूंगा सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में। सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के अंदर जो रिलेटिव की डेफिनेशन है ना, दोज आर रिलेटिव्स, अदरवाइज नो वन इज रिलेटिव। इनके अलावा जो हैं वो नॉन रिलेटिव हैं, उससे गिफ्ट मिला है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। फिर एक सेक्शन नंबर 15 एंड 16 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन है। वो ये कहता है कि अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट received from tenant, unadjustable security deposit received from tenant, UASD, unadjustable security deposit। अभी क्या होता है ना, किसी को आपने किराए पे दी, शॉप दी, घर दी, आप उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 4 लाख 5 लाख 10 लाख के, जब आप छोड़ के जाओगे हम आपको वापस करेंगे। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है, अच्छा अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट ये होगा सर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इफ सपोज वी आर अ कंपनी, वी आर अ बिजनेस एंड वी हैव एनी प्रेमिसेस व्हिच वी हैव गिवन ऑन रेंट, तो होगा ये कि हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपनी लायबिलिटी में शो करेंगे। रेंटल इनकम कंपनी की रेंटल इनकम में जाएगी, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी में शो होगी। जब 10 साल बाद 5 साल बाद वो टेनेंट छोड़ कर जाएगा तो होगा क्या? तो होगा ये कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये जो तुम्हें पैसे मिले हैं ये तुम अपनी इनकम में लेके जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी अगर तुमको 10 लाख मिले हैं तो 1-1 लाख करके तुम इसको अपनी इनकम में लेके जाओगे। क्यों? वजह बाद में पढ़ेंगे जब हम आईएफपी का हेड पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा भाई, तो ये आपको एग्जांपल्स दे दी किसकी? स्पेसिफिकली टैक्स्ड की। अच्छा, तो सर ये तो हमने अभी जितनी भी बातें की थी हमने अपने जहन से की थी, अपने दिल से की थी, जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हैं, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी हमने कोई इल्मी बहस नहीं की, अभी हमने कोई इन्फॉर्म्ड डिस्कशन नहीं की, हमने कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं की कि व्हाट इज़ revenue receipt, what is capital receipt. So in order to understand this concept, what is revenue receipt and what is capital receipt, few concepts need to be summarized in the light of the past precedents, decisions, conclusions which have been reached in past. ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। अच्छा भाई, तो बेटा हमने अब तक ये देखा कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे जहन में क्या आता है। बट नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड हाउ शुड वी आइडेंटिफाई कि कौन सी रिसीट रेवेन्यू रिसीट है और कौन सी रिसीट कैपिटल रिसीट है। अच्छा भाई, उसके समझने के लिए हमें रिसीट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है?
हमें रिसीट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। जब विद एक्टिविटी के अंदर भी हमें इसको सब क्लासिफाई करना पड़ेगा। Income generating activity and non-income generating activity. What is an income generating activity and what is a non-income generating activity? अच्छा, सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि what is activity. एक्टिविटी का उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूं तो इसका मतलब है हरकत, जैसे ये हरकत। एंड व्हेन आई से एक्टिविटी विद एक्टिविटी, इसका मतलब ये कि सर कि ये जो इनकम जनरेट हुई है इसके पीछे कोई कॉन्शियस एफर्ट हुई है, कोई हरकत हुई है, कोई कॉन्शियस एफर्ट हुई है इस इनकम को जनरेट करने के लिए। यानी कि इंटेंशनल एक्ट या effort to generate income. Example: trading, manufacturing, services business, employment, यहां पर सर एक्टिविटी इंटेंशन है टू जनरेट इनकम। इसी मकसद से कुछ ना कुछ हरकत हो रही है कि इनकम जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो जाए, यानी हरकत में बरकत हो जाए। हम हरकत करें, अल्लाह पाक बरकत डाल दें, माल मिल जाए, कमाई हो जाए। तो सर एक्टिविटी का मतलब है कोई हरकत, और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है वो हरकत जिससे इंटेंशन क्या हो, जिससे मकसद क्या हो, इनकम का जनरेट करना। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, ट्रेडिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विसेज बिजनेस हो गया। लेकिन सर बात यह है कि ये जो इंटेंशन है ना, ये जो इंटेंशन का लफ्ज है ना, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है। इंटेंशन तो दिल के इरादे का नाम है। हाउ कैन यू जज, असेस, असर्टन द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन? हमने कहा बड़ी जबरदस्त बात की आपने। किसी बंदे की इंटेंशन कैसे पता लगेगी? वो कह सकता है कि नहीं भाई नहीं, आप कह रहे हो कि मैंने सेल परचेज की है, इनकम अर्न करने की इंटेंशन थी, मेरी इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन अर्न हो गई। इंटेंशन नहीं थी लेकिन। देखो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इंटेंशन? सो यूजुअली द टेस्ट ऑफ इंटेंशन इज frequency and quantity of transaction या एक्टिविटी। सर फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी विल टेल यू दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक सोफा मैन्युफैक्चरर कह सकता है कि मैंने ये जो सोफा बेचा, मेरी इंटेंशन नहीं थी सोफा बेचने की, लेकिन हमने कहा आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन आपने पिछले एक महीने में 200 सोफे बेच दिए हैं बगैर इंटेंशन के। ऐसी उल्टी सीधी बात करोगे तो जोर से एक थप्पड़ पड़ेगा, टैक्स वाला उसको कह सकता है सर क्वांटिटी इतनी बेची है उसने। अच्छा भाई, तो यानी कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बेचा है उसने, हर रोज़ 2-2 सोफे सेट बेच रहा है। उसने कहा अच्छा इसने मेरी फ्रीक्वेंसी से मुझे पकड़ा है, अगर मैं एक ही ट्रांजैक्शन करूं महीने में और 200 सोफे उस एक ट्रांजैक्शन में बेच दूं तो चलेगा, फिर मसला नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं भाई, एक ही ट्रांजैक्शन में 200 सोफे बेच रहे हो और तुम बोल रहे हो तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी,
क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो? तो हमने कहा सर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, क्वांटिटी इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। ठीक है, रोज एक एसी बेच रहे हो, महीने में 30 एसी बेच दिए, एसी का काम कर रहे हो। महीने में एक ही ट्रांजेक्शन करी, 30 एसी बेच दिए, एसी का काम कर रहे हो। सही है। एक्टिविटी जैसे एम्प्लॉई है वो डेली सर्विसेज दे रहा है, मैं मेरी फर्म है मैं टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, आई एम रेगुलरली गिविंग दिस सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज माय सर्विस इनकम, रेगुलर सर्विस इनकम, बिजनेस इनकम। ठीक है। अच्छा, इंडिकेशंस के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। कंपलसरी नहीं है, बहुत से लोग तो घर बैठे हुए काम कर रहे हैं भाई, रिमोटली काम कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी गाड़ी ली, घर के गैराज के अंदर रेंटिंग पेंटिंग करके बेच दी। फ्रीलांसर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, घर के एक रूम के अंदर वेयर हाउस बना लिया है, अमेजोन के स्टोर के ऊपर माल बेच रहे हैं। तो हमने कहा सर अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई अलग ऑफिस हो, कोई अलग बिल्डिंग हो, हेड ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, ज़रूरी नहीं है। इंडिकेशन है it means it is income generating activity. It adds to the support of this argument कि भाई ये जो कैरी आउट कर रहा है ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर। ठीक है बेटा। तो हमने कहा सर अगर ये सारी चीजें हैं तो अब जो इस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से रिसीट आ रही है तो आप उसको क्या कहेंगे? हमने कहा सर हम उसको कहेंगे कि ये है रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, और सर ये फिर नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? थोड़ा सा चेंज कर दो, नो इंटेंशन टू जनरेट, यानी एक्टिविटी तो हुई लेकिन सर उससे इंटेंशन इनकम जनरेट करना नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के अंदर एक बहुत पुराना सोफा था, 50-25 साल पुराना, दादा परदादा के ज़माने का, मिसाल दे रहा हूँ, था नहीं ऐसा। मैंने कहा यार अब वो बेच देते हैं, ओल्ड फैशन सोफ़ा। घर वालों ने कहा भाई इसको बेचो, इसको निकालो। बेचा तो पता लगा भाई उसके अच्छे पैसे मिल गए, भारी था, वजनी था, मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो ख़रीदा होगा, कभी दादा परदादा ने ख़रीदा होगा किसी के, वो ख़रीदा होगा 500 रुपये में, रद्दी वरे ने उसके दे दिए 5000 रुपये। तो हमने कहा सर क्या ये इनकम हो गई? हमने कहा हाँ हो तो गई, 5000 मिल गए 500 के सोफ़े के, वो भी इतने साल इस्तेमाल भी हुआ। तो हमने कहा सर इसको फिर चार्जेबल टू टैक्स करना पड़ेगा ना 450 रुपये को। मैंने कहा ओ पागल आदमी, हमारी कोई इंटेंशन थोड़ी थी इनकम जनरेट करने की, एक्टिविटी भी हुई, रद्दी वाला ढूंढा, बायर ढूंढा, सोफ़े को उठाया, हार किया, एक्टिविटी हुई, बट इज दिस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? नो, दिस इज नॉट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल, वन ऑफ, या यूं कह लो सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, मूवेबल एसेट्स हैं, पर्सनल मूवेबल एसेट्स जो मेरे पर्सनल यूज में है। अगर मैं उनको बेचता हूँ तो जो भी इनकम आएगी वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये मेरा सेलफोन है, ये मैंने ख़रीदा था 6 महीने पहले पर्सनल यूज़ के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने ख़रीदा था 50,000 का, आज अगर मैं इसको 55,000 का बेचता हूँ, 5,000 का गेन आता है। सर क्या ये चार्जेबल टू टैक्स होगा? हमने कहा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल मूवेबल एसेट्स। पर्सनल मूवेबल लिखा है, इमूवेबल नहीं लिखा है, या लिखा, याद रखना। ठीक है, पर्सनल लैपटॉप है मेरा, मैंने बेच दिया, गेन आ गया, क्या चार्जेबल टू टैक्स होगा? नहीं होगा। क्यों सर? एक्टिविटी तो हुई, हाँ हुई, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी। मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी, मुझे ये सेलफोन बेचकर नया सेलफोन खरीदना था, मेरी ये इंटेंशन थी, मेरी इनकम की इंटेंशन नहीं थी। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज सोल्ड हिज और हर पर्सनल कार, पर्सनल गाड़ी का बिकना और उस पर गेन आना, क्या ये टैक्सेबल है? अब हमने कितने ऐसे लोगों को देखा जो लॉयर्स वगैरह से अपने रिटर्न भराते हैं, जिनको खुद कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। They have treated the differential as income and they have calculated the tax. भाई सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स की ट्रांजैक्शन पे जो गेन आ रहा है वो तो इनकम ही नहीं है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल, पर्सनल कार, पर्सनल
सेल फोन एक्सेट्रा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, हमने कैसे सीखा है एक्सेप्शन, वो क्या है हम पढ़ेंगे पर्सनल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। ये एक्सेप्शन है, हम पढ़ेंगे जब कैपिटल गेन देखेंगे कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स में भी कुछ स्पेसिफिक मूवेबल एसेट्स ऐसे हैं जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 ने लिस्ट डाउन करवा दिए हैं कि अगर ये तुमने बेचे तो अब गेन तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा माजरत के साथ। ठीक है, वो एसेट्स क्या हैं हम बाद में देखेंगे, सिर्फ हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ज्वेलरी है, एटसेट्रा, ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिनको बेचेंगे, चाहे भले हमारे पर्सनल यूज के लिए हो, बेचा तो टैक्स लग जाएगा। ठीक है भाई, तो इंटेंशन का टेस्ट था मेन, और हमने कहा यहाँ पर नो इंटेंशन टू जनरेट इनकम। ठीक है, और हमने कहा सर ये क्या होगा फिर, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? हमने कहा नहीं सर, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये है नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा या रिसीट जनरेट हो रही है, हमने कहा वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन में ये जो चीज़ हो रही होगी ये स्पेसिफिकली टैक्सेबल होगी। ठीक है, कैपिटल रिसीट की एक्सेप्शन मतलब वो फिर रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी और इनकम बन जाएगी और चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा विदाउट एक्टिविटी में क्या चीज़ें आ जाएंगी? विदाउट एक्टिविटी में आ जाएगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा विदाउट एक्टिविटी को जरा मैं इधर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, विदाउट एक्टिविटी को। ठीक है, अच्छा विदाउट एक्टिविटी के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस, when legal right is established, sharia right। वॉलंटरी बेसिस में क्या होता है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, गिफ्ट्स ऑन बर्थडे पार्टी, बर्थडे, वेडिंग, पॉकेट मनी एटसेट्रा। सब बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही है अम्मा अब्बा से। हो सकता है किसी को पॉकेट मनी हर महीने की उसके अब्बा देते हो 60,000 रुपये, टैक्सीबल इनकम हो गई, कोई कह सकता है ना। तो हमने कहा सर अगर तो विदाउट एक्टिविटी मिल रही है और वॉलंटरी बेसिस पर मिल रही है, अच्छा कोई कह सकता है सर बर्थडे पार्टी के लिए मैंने बड़ी एक्टिविटी की, मैंने खून पसीना बहाया, मेरी मेहनत थी और मेरी इंटेंशन थी कि इनकम जनरेट हो जाए, इसलिए तो मैंने बर्थडे रखी थी, तो इसको रेवेन्यू रिसीट नहीं कहेंगे। हमने कहा ए मेरे बेवकूफ़ बच्चे, बर्थडे पार्टी आपने रखी, वेडिंग सेरेमनी आपने रखी, लेकिन इंटेंशन आपकी थी कि इनकम जनरेट हो जाए, सामने वाला नहीं ला रहा पैसे, तो क्या बोलोगे? दरवाजे पे गेट पे लिख के लगा दोगे कि जो 5,000 का एनवेलप नहीं लाएगा उसको शादी में दाखिला ममनू है, बर्थडे पार्टी में दाखिला ममनू है? नहीं, यू कैन नॉट कंपेल द काउंटर पार्टी। कोई राइट ऑफ ऑब्लिगेशन थोड़ी स्टैब्लिश हुआ है। ठीक होगी बात?
लाए लाए नहीं लाए दुआएं देते आपको, बोले भाई ठीक है पैसे नहीं दे रहे दुआएं दे रहे हैं हम आपको, सीए वालों को वैसी बहुत ज़रूरत है दुआओं की। हमने गिफ्ट्स ऑन बर्थडे पार्टी ये वॉलंटरी बेसिस पर ही आपको रिसीव होंगे। तो ये जो चीज़ें रिसीव हो रही हैं ये विदाउट एक्टिविटी हैं, इसके लिए आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है, खुद की खुशी से कोई भी आपको दे रहा है, ये कैपिटल रिसीट होती है। क्या होती है? मैंने कहा सर ये होती है कैपिटल रिसीट, लेकिन अब इसकी आ गई एक एक्सेप्शन। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम non-relatives will be chargeable to tax under IFRS। लेकिन अगर तुमने गिफ्ट रिसीव कर लिया किसी नॉन रिलेटिव से, अब उस पर टैक्स लग जाएगा भाई माजरत के साथ। अब ये एक्सेप्शन आ गई है सेक्शन 39 में। When legal right is established, लीगल राइट कब इस्टेब्लिश हो जाता है? मिसाल के तौर पर देखो बर्थडे पार्टी में कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप उसको डंडे के जोर पे तो गिफ्ट नहीं मंगवा सकते, लेकिन लीगल राइट कब इस्टेब्लिश हो जाता है? मिसाल के तौर पर किसी के पास प्राइज बॉन्ड है और प्राइज मनी निकल आया, लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। कोई जीतो पाकिस्तान के शो में गया और इनाम जीत लिया, गाना गा लिया, फहद मुस्तफ़ा को गाना अच्छा लग गया, प्राइज राइट इस्टेब्लिश हो गया। कोई पेट्रोल पंप पे गया, पीएसओ के स्क्रैच किया, बाइक निकल आई, प्राइज, लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। अब अगर सामने वाला कहेगा कि नहीं दे रहा मैं भाई, आपको दुआएं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, बाइक निकले ये स्क्रैच कर लिए, नहीं दे रहा बाइक, मैं आपको दुआएं दूंगा। लोग ऐसी की तैसी दुआएं कैसे दोगे भाई? अब स्टेट बैंक वाला कहे भाई ठीक है प्राइस बॉन्ड तो आपका नहीं खिलाया, लेकिन आपको पैसे नहीं दे रहे। हमने कहा भाई कैसे पैसे नहीं दे रहे, हम कोर्ट ऑफ लॉ चले जाएंगे यार, 2 करोड़ का प्राइस बॉन्ड लगाया हमारा। इसका मतलब आप बड़े सीरियस हो गए? हमने कहा बिल्कुल सीरियस होंगे भाई, हमारा लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया। तो लॉ कह रहा है चूंकि तुम बड़े सीरियस हो गए हो तो हम भी सीरियस हो गए हैं, तो जिस प्राइस पर, जिस अमाउंट पर तुम्हारा लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाए, फिर वो हम तुम्हारी रेवेन्यू रिसीट बना देंगे। एग्जाम्पल, प्राइस ऑन पीबी, promotion, by third parties, ठीक है भाई, आपका राइट एस्टैब्लिश हो गया। जब आपका राइट एस्टैब्लिश हो गया तो अब आप क्या कहोगे? सर ये जब राइट एस्टैब्लिश हो गया तो लॉ कह रहा है चूंकि तुम बड़े सीरियस हो गए हो, राइट चिल्ला रहे हो, नाउ दिस इज़ योर रेवेन्यू रिसीट। और आपको पता भी होगा कि प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड इसके ऊपर 15% का रेट लगता है, बाकी जो प्राइजेज़ होती हैं, जो प्रमोशंस होती हैं, उसके ऊपर 20% का रेट लग रहा होता है। ये FTR में जारी होती है, हम देखेंगे FTR क्या होता है, NTR क्या होता है, बट वी नो अबाउट दीज। ठीक है, सी एंटर की कुछ यादें ताज़ा हो रही होंगी। लेकिन सर फिर भी कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो देखने में लीगल राइट्स हैं, बट दे आर गिवन बाय शरिया लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस, फॉर एग्जाम्पल हक महर अमाउंट। सो व्हाट आर दीज? हमने कहा सर अब चूंकि ये शरिया राइट है इसलिए हम इसको इनकम नहीं कह सकते, है तो खैर लीगल राइट बट इट्स शरिया राइट, सो इट विल बी कैपिटल रिसीट, ये इनकम नहीं होगी। तो अब देखो, पहले जो हम इतने कंफ्यूज्ड थे कि क्या रेवेन्यू रिसीट होगी, क्या कैपिटल रिसीट होगी, वी हैव एस्टैब्लिश्ड द क्राइटेरिया, वी हैव लेड डाउन द क्राइटेरिया इन द लाइट ऑफ द प्रेसिडेंट्स, कंक्लूजन्स, जजमेंट्स, दैट व्हाट इज द कैपिटल रिसीट, व्हाट इज द रेवेन्यू रिसीट, सो दैट वी कैन call revenue receipt as income and we can render it to tax, whereas capital receipt is not my income। अगर ये generate होती है तो ये income नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा।
सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी, लोगों को नहीं पता होता मेरी पर्सनल गाड़ी मैंने बेची है, इनकम आई है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ? अब हम इनकम की डेफिनेशन भी देख सकते हैं और भी चीजें देख सकते हैं। वी कैन मूव ऑन टू दी हैंडआउट। ठीक है बेटा, इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज आफ्टर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा तो बेटा, इनकम की डेफिनेशन पर आने से पहले वी हैव सम स्मॉल सेक्शंस, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ दो सेक्शंस। आपके ऑर्डिनेंस का है सेक्शन नंबर 1, व्हिच इज टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल कहता है भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को प्यार से हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कह के बुलाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ज़बरदस्त निकनेम रखा है आपने, लेकिन अगर इसे पूरे नाम से पुकारना हो, उसके शजह नसब से पुकारना हो, पूरी कुनियत के साथ पुकारना हो, तो कैसे पुकारेंगे भाई? इन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स एंसिलरी देयर टू एंड कनेक्टेड देयरविद। यानी जो कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है, लॉ को कंसोलिडेट करता है, सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके एक कानून के ढांचे में लेकर आता है, एंड अमेंड जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जो उसको अमेंड करता है, वो भी इसका पार्टी बन जाता है। एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स एंसिलरी देयर टू, और ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जो इनकम टैक्स खुद तो बजात नहीं है, वो टैक्स भी नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे कि रिटर्न कैसे फाइल होगा, अपील कैसे होगी, असेसमेंट कैसे होगी, ऑडिट कैसे होगा, उसी तरह की चीज़ें लिखा हुआ भी बेटा ये रहा, रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट, असेसमेंट, अपील वगैरह। एप्लीकेबिलिटी स्पैन, ये पूरे पाकिस्तान, दिस विल एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान। और पाकिस्तान की टेरिटरीज में क्या क्या आ जाती हैं? बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज, सारी हमारे पास आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि थी जुलाई 1, 2002। रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग का मतलब कि जब ये ऑर्डिनेंस आया, जब ये लॉ आया, तो क्या खत्म हो गया और क्या बाकी रह गया? रिपील द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 शैल स्टैंड रिपील्ड ऑन द डेट ऑफ दिस व्हेन दिस ऑर्डिनेंस कम्स इनटू फोर्स। तो सर पुराना ऑर्डिनेंस 1979 वाला वो रिपील हो गया। सेविंग्स, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर ITO 1979 बिफोर अथॉरिटी और कोर्ट। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आया, अगर किसी का कोई केस फंसा हुआ है, किसी अथॉरिटी के पास कोई पेंडिंग केस चल रहा है 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत, वो उसी के हिसाब से चलेगा और उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। नोटिफिकेशंस इशूड अंडर ITO अनलेस अमेंडेड, नोटिफाइड, कैंसिल्ड और रिपील्ड। ऐसे नोटिफिकेशंस जो जैसे मैंने बताया आपको लॉ का पार्ट होते हैं वो, तो ऐसे नोटिफिकेशंस जो अगर तो अमेंड, मॉडिफाई, कैंसिल या रिपील्ड नहीं हुए हैं 1979 के लॉ के भी, तो वो अभी भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं नोटिफिकेशंस जो हमारे हमसे रेलेवेंट होते हैं और हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर लॉ ऑर्डिनेंस अगर रिपील हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि उसके नोटिफिकेशंस भी खत्म हो गए। इफ एनी इज रेलेवेंट इट विल स्टिल बी एक्टिव, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आएंगी, मैं आपको दूंगा। डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विल बी कवर्ड थ्रू आउट द कोर्स। जब जो चीज पढ़ेंगे उससे रेलेवेंट डेफिनेशन उसके साथ ही पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल नॉट अप्लाई शैल अप्लाई notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force except Constitution of Pakistan। कहता क्या है कि इस लॉ के जो कवानीन हैं, जो प्रोविजंस हैं, shall apply, वो अप्लाई होंगे, वो किसी से नहीं डरेंगे। notwithstanding anything contrary contained in any other law, अगर किसी और लॉ में उसके मनाफी, उसके अगेंस्ट कोई बात लिखी होगी तो भी ये अपने कदम जमा के रखेंगे और नहीं डरेंगे और चलेगी इनकी, क्योंकि इनकम से रिलेटेड लॉ तो यही है, टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ तो यही है। अब अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ में किसी और लॉ ने टांग अड़ाई, तो उसने बोला भाई हम उसकी टांग तोड़ देंगे, ये हमारा घर है, ठीक है, हम यहाँ के गुंडे। लेकिन उसने कहा भाई सबसे जो प्राइम लॉ है, सबसे जो सुप्रीम लॉ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसी, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकम पर या टैक्स से रिलेटेड कोई बात आई हुई है, तो फिर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी उसको ओवरराइड नहीं कर सकता अनलेस देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बातें आसान सी थी जो हमने जल्दी से देख ली हैं।
अच्छा, अब आ जाओ बेटा इनकम की डेफिनेशन पे। अच्छा, ये वो डेफिनेशन है इट्स गिवन बाय लॉ। And when we say it's given by law, अब आप इसको जब पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस डेफिनेशन इज। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मैंने कह तो दिया, लेकिन आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ भी खास बात नहीं है। एंड दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो आओ जरा बात करते हैं कि सर व्हेन अ डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेफिनेशन किसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन किसको कहते हैं, और मिक्स या हाइब्रिड डेफिनेशन किसको कहते हैं। जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वो यू विल नोट स्टार्ट विद द वर्ड includes in common logical dictionary meaning is applicable. एक्सक्लूसिव, अच्छा इसका मतलब क्या हो फिर, चलो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। तो अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हुई है, दिस इंक्लूड्स, इसका मतलब है लॉ ये कह रहा है कि भाई जो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, वो जो इस वर्ड को जो लेकर है, उसको जो कॉन्सेप्ट इस वर्ड को लेकर है, वो तो है ही है, वो तो है ही है। It also includes the additional factors as well. ये ना रह जाए कहीं। और जाहिर सी बात है सर, इनकम तो है ही ऐसी चीज जिसको लॉ चाहेगा कि इसमें कुछ भी जाने से रह ना जाए, ताकि ये फूल के कुप्पा हो जाए और टैक्स लगा दे, लॉ वाला, टैक्स वाला उसके ऊपर। अच्छा, व्हेन आई से टैक्स वाला ये कर दे, टैक्स वाला वो कर दे, उससे क्या मुराद होती है मेरी? जब मैं बात करूं टैक्स वाला इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ में ये डाल दे, लॉ में वो डाल दे, तो लॉ लाता है कानूनदान, यानी कि पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, लॉ वहां से पास होता है। इसका मतलब मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, कानून लाने वालों की बात कर रहा हूँ, मेजर्स लाने वालों की बात हो रही है, ठीक है। और अगर बात हो रही है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की, पकड़ लिया, चेक कर लिया, ऑडिट खोल लिया, ये कर लिया, लॉ ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की तरफ मैं रेफर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि एफबीआर की तरफ रेफर हो रहा है, बिकॉज एफबीआर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है वो टैक्स लगाने वाला नहीं है। एफबीआर टैक्स नहीं लगा सकता आपको, जो हुकूमत ने लगा दिया है उसको इन्फोर्स करना, उसको मैनेज करना, उसको एडमिनिस्टर करना, ये काम है एफबीआर का, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, इट स्टार्ट्स with the word means, और यही सारी बातें is not applicable. कॉमन लॉजिकल डिक्शनरी मीनिंग एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेसिफिक मीनिंग एप्लीकेबल होता है। वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ, वी विल सी मेनी डेफिनेशंस। मीन्स से आएगी जहां बात शुरू होगी, जैसे कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, हम देखेंगे उसको। मिक्स हाइब्रिड डेफिनेशन, जैसे कि सैलरी की डेफिनेशन आप देखेंगे, इट इंक्लूड्स having both features. It means this and includes this. It means this and includes this. दोनों के फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम।
इंक्लूसिव डेफिनेशन हमने देख ली होती क्या है। अब आओ जरा देखते हैं। इसका मतलब है कि इनकम की डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इनकम इंक्लूड्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर इनकम का जो जनरल कॉमन डिक्शनरी सेंस है इट्स स्टिल एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें तो देखो इनकम की तो तारीफ तो पता की नहीं गई है, इनकम को डिफाइन तो किया ही नहीं गया है। इसका मतलब कहा ही जा रहा है कि जो आपके पास इनकम का कॉन्सेप्ट है, जो लॉ के हिसाब से, लॉ इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से नहीं, जो कॉमन सेंस है, लॉजिकल सेंस है, डिक्शनरी सेंस है, कमर्शियल सेंस है, मार्केट सेंस है, वो तो एप्लीकेबल है ही है, इंक्लूड, लेकिन उसके ओवर एंड अबव ये भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब कि द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट इज एप्लीकेबल एज इट इज। वो जो कंक्लूजन हमने ड्राइव किया था, क्यों ड्राइव किया था? हमने कहा था कि जब हम इनकम की डेफिनेशन लॉ की देखेंगे तो उसके अंदर हमें कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आएगी, और हमारे सामने आ चुकी। जबरदस्त। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो बिल्कुल वो भी इसी चीज को रेफर कर रही है, ठीक है। चार्जेबल टू टैक्स है अंडर आईटीओ, रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है भाई। Any amount subject to collection or deduction of tax under income tax ordinance 2001. Now this is a very interesting concept, and here comes the concept of FTR. FTR का कॉन्सेप्ट वैसे थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन मैं भी सिर्फ इसका एक खाका बता रहा हूं आपको। अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, amount subject to collection or deduction of amount subject to collection reduction of tax at source under FTR। इसका मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे जब लॉ, लेकिन FTR का मतलब है फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया 1991 या 1992 में। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, यूँ समझो जब मैं पैदा ही हुआ था 89 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 1991 1992 में ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या लॉ था ये, क्या कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट ये था, होता क्या था, होता ये था। अच्छा, जब व्हेन यू से इनकम टैक्स, तो इसका मतलब टैक्स तो इनकम पर लगेगा, ऐसा ही है। टैक्स किस पर लगेगा? इनकम पर लगेगा। अब कोई भी कंपनी इनकम कैसे निकालेगी? इनकम स्टेटमेंट बनाएगी। मैंने कहा सर रेवेन्यू रिसीट्स या टर्नओवर, उसमें से आप क्या लेस कर दें? एक्सपेंसेस लेस कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से आप लेस कर दें एडमिन, फाइनेंशियल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके ऊपर लगा दें आप टैक्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर इनकम टैक्स का मतलब है कि पहले पूरा साल खत्म होगा, साल खत्म होगी, साल खत्म होगा, इनकम आएगी और इनकम पर टैक्स लगेगा। जबरदस्त बात हो गई। तो सर ये साल खत्म हुआ, पूरे साल की इनकम ये आ गई, अब हम इस पर टैक्स लगाने लगे हैं। अब होता क्या था?
क्योंकि देखो हुकूमत आपके टैक्स के लिए पूरा साल इंतज़ार तो नहीं करेगी, वो बोलेगी ठीक है सारे लोग पहले कमा लें, उसके बाद जब कमा लेंगे तो फिर हम उनसे टैक्स लेंगे, काम करते हैं पूरा साल छुट्टी मारते हैं। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है सर, क्या सिर्फ टैक्स हम एंड में नहीं देंगे? नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विद होल्डिंग टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस तो पहले ही कट के हुकूमत के पास चले जाते हैं एडवांस में, एडवांस टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस। ठीक है, पता भी होगा आपको, इंपोर्ट पर टैक्स कट गया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स कट गया, एडवांस टैक्सेस, सैलरी मिल रही है उस पर पहले से टैक्स कट गया, साल खत्म होगा सैलरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, नहीं उसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम तो हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटेंगे। इसका मतलब कि सर हर महीने ही टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जा रहा है। हाँ, कैलकुलेशन साल की साल के बाद जाएगी। और मिसाल के तौर पर अगर एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स हुकूमत के पास ज़्यादा चला गया, मिसाल के तौर पर इस कंपनी ने टैक्स देना था 5 लाख रुपए, हुकूमत के पास चला गया 8 लाख रुपए, वो 3 लाख का रिफंड मिल जाएगा उसको, या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमने कहा यही सीन चलता था एक्सपोर्टर्स के साथ। किसके साथ? एक्सपोर्टर के साथ। एक्सपोर्टर लोग क्या करते थे? एक्सपोर्टर लोग एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती थी, और हुकूमत कहती थी ठीक है हम जो भी आप, ये मैं खास बात कर रहा हूँ एक्सपोर्टर की, तो लोकल सेल्स को कोई इससे मिक्स ना करे, एक्सपोर्ट्स की हुकूमत कहती थी ठीक है आपके पास ये आ रही है तो हम आपकी जो रिसीट्स हैं उस पर एडवांस टैक्स ले लेते हैं। जैसे ही आपकी रिसीट्स गर्मा गर्म हमारे बैंक अकाउंट में गिरेंगी, मिसाल के तौर पर पूरे साल की रिसीट्स गिरी 50 मिलियन, तो हुकूमत ने कहा कि इस 50 मिलियन की जो रिसीट्स आपके पास बैंक अकाउंट में गिरेगी तो 1% के हिसाब से हम आपका एडवांस टैक्स काट लेंगे। अच्छा सर 50 का 1% कितना होगा? हमने कहा ये हो गया 0.5 मिलियन, यानी कि पूरे साल में कितना टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया? 5 लाख गवर्नमेंट ने ले लिया इससे टैक्स, साल ख़त्म हुआ। अब ये मासूम अपना पीएनएल बना रहा है, अपना हिसाब किताब, अपना ढांचा खड़ा कर रहा है। अब इसने हिसाब किताब बनाने के लिए पीएनएल बनाया, और जब इसने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, हमने कहा था जब इसने अपना पीबीटी निकाला, तो मिसाल के तौर पर होना तो ये चाहिए था कि सर प्रॉफिट आता है, एक्सपोर्टर है, बाहर से पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, बड़ा काम है इतना, होना तो ये था इसका प्रॉफिट आता। लेकिन ये भाई साहब 2 नंबरी में इतने माहिर होते, यार ज़्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा टैक्स देना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करते हैं हम ना जाली एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। अच्छा, टैक्स की दुनिया में जाली एक्सपेंसेस दिखाना कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। आपने फेक एम्प्लॉयज़ रजिस्टर किए अपनी कंपनी के पेरोल के ऊपर, कैश में सैलरियाँ निकाली 20-20 हज़ार रुपये की, और फेक एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्ट करते नहीं, कैश निकाल के ओनर्स को दे दिया, घर ले गए, ड्राइंग भी हो गई एक तरह से, एक्सपेंस भी अलाउ हो गया एक तरह से। 2 नंबरियाँ बहुत होती हैं, एक्सपेंसेस की 2 नंबरियाँ बहुत हो सकती हैं। तो ये लोग यही करते थे, एक्सपेंसेस की 2 नंबरी करते थे, और दरअसल जो 50 मिलियन का टर्नओवर, 30 मिलियन के एक्सपेंसेस, 20 मिलियन का जीपी और 15 मिलियन का ये जो प्रॉफिट आता था ना, करते क्या थे, जानबूझ के एक्सपेंसेस को 47 दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 मिलियन, 15 में 5 मिलियन के एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल, 2 मिलियन का लॉस आ गया। मिस्कीन सी शक्ल बना के चले गए टैक्स वाले के पास, बोला सर आपने हमारा एडवांस टैक्स रोक लिया है 5 लाख रुपए, और हमारा तो लॉस आ गया, तो हमें तो टैक्स देना नहीं है, आपने जो काट लिए वो भी वापस दे दो। हुकूमत क्या करे, लॉ के हिसाब से देने, क्योंकि इसका लॉस आ गया। अब लोगों ने 2 नंबरियाँ इतनी बढ़ाई कि उन्होंने बोला भाई जितना पैसा आता है वो तो सारा चला जाता है, सारे एक्सपोर्टर है, सब लॉस ही लॉस। और तुक भी नहीं बनती ना सोचने वाली कि एक्सपोर्ट कर रहा है तो लॉस क्यों हो रहा भाई, एक्सपोर्टर को तो छक्के लग रहे। तो अब हुकूमत ने क्या फैसला किया, लॉ में क्या अमेंडमेंट आई कि भाई ये जो एडवांस टैक्स हम हर रिसीट पर आपसे काट रहे थे ना, अब कोई टैक्स बना नहीं। अच्छा, अगर टैक्स बनता, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मिलियन नहीं होता, ये होता
20 मिलियन, और उस 20 मिलियन पर टैक्स बनता होता 1.9 मिलियन। तो होता क्या, एडवांस टैक्स 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिसीट्स बैंक ने काट लिया, बन कितनी रही लायबिलिटी 19, मैं इसको लेस करता और मैं 14 लाख रुपए पे कर देता। एडवांस टैक्स का मतलब है कि इट वाज अलाउड टू बी एडजस्टेड, और लोग क्या करते थे, लोग प्रॉफिट तो दिखाते नहीं थे, लॉस दिखाते थे, और एडवांस टैक्स कहते थे ये एडजस्ट ही नहीं होगा, या आप हमें वापस दे दो, 2 नंबर ही करते थे। तो लॉ में क्या अमेंडमेंट आई, लॉ में क्या चेंज आया, कानून में क्या चेंज आया, कानून में चेंज आया, हमने कहा कि भाई ये बात ये है कि आपका जो टैक्स हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेज पर काट रहे हैं, जब प्रोसीड्स आपके बैंक अकाउंट में गिर रही है, ये अब देखो लॉजिकली स्पीकिंग ये जो टैक्स है ये एडवांस टैक्स है, ये इनकम टैक्स तो हो नहीं सकता ना, हम इसको फाइनल इनकम टैक्स तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनकम पे लग ही नहीं रहा। इनकम क्या है, देखो इनकम तो ये बॉटम लाइन फिगर है ना, इनकम इज दिस फिगर, इनकम इज दिस फिगर, आर यू गेटिंग दिस, बॉटम लाइन फिगर है। तो अब अगर ये बॉटम लाइन फिगर है, इस पर टैक्स नहीं लग रहा, इसका मतलब सही इनकम टैक्स तो नहीं हुआ। अब इसे इनकम टैक्स के धारे में कैसे लाया जाए और इस पर टैक्स कैसे लगाया जाए, तो लॉ ने का कोई मसला नहीं है, लॉ तो हमारे हाथ की मूली है, गाजर मूली है, हमारा खेत है। काम करते हैं, इनकम की डेफिनेशन में ही ऐसे टैक्सेस को डाल देते हैं कि ऐसी अमाउंट्स जिन पर टैक्स एट सोर्स कट गया अंडर एफटीआर, वो इनकम टैक्स बन गया। तो हमने कहा कि सर ये आपने इसको जबरदस्ती की इनकम बना दिया रेवेन्यू को, है नहीं, क्योंकि आप यू नेवर नो कि बॉटम लाइन लॉस आ जाए, नेवर नो ना, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ड्यू टू सम फायर इंसिडेंट, इट कुड बी ड्यू टू सम स्टॉर्म इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता। लेकिन लॉ क्या कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि प्रोसीड्स आ गई हैं, जी प्रोसीड्स आ गई, प्रोसीड्स पे 1% काट लिया हमने, जी काट लिया आपने, ये हो गया फुल एंड फाइनल टैक्स। अब मजीद इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और अगर तुम्हारा लॉस आएगा तो हम तुम्हें वापस भी नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि गर्मा गर्म प्रोसीड्स जैसे ही एक्सपोर्ट की बैंक अकाउंट में गिरेंगी तो उस पर 1% का टैक्स हुकूमत कलेक्ट कर लेगी और कह देगी यह है फुल एंड फाइनल टैक्स, ना मजीद कोई टैक्स हम आपसे लेंगे, ना आपको कोई रिफंड देंगे। इसी तरह इसकी मजीद एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, हम देखेंगे जब एफटीआर पढ़ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट ऑन डेट, जहां इंडिविजुअल्स और यूपी को सूद मिल रहा हो बैंक्स की तरफ से और वो 5 मिलियन से कम हो, तो उस पर टैक्स लगता है 15% एफटीआर। डिविडेंड इन मतलब क्या हो इसका, मतलब ये होगा कि सर ये वो एलिमेंट्स हैं जिसको लॉ ने खास तौर पे कह दिया कि ये है फाइनल टैक्स रिजीम है, यानी कि जब भी ये प्रोसीड्स जनरेट होंगी और काटने वाले ने आपका टैक्स काट लिया है, अब वो फुल एंड फाइनल बन गया है। अब ना आपको मजीद इस पे कुछ टैक्स देना है, ना हम आपको वापस देंगे। जो इनकम आपकी एफटीआर में फॉल कर गई है, जो इनकम आपकी एफटीआर में फॉल कर गई, आपका खर्चा पानी जो हुआ हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो प्रॉफिट पे टैक्स ही नहीं लगा रहे, हमने तो रेवेन्यू को इनकम का पार्ट बना दिया। देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने तो रेवेन्यू को ही इनकम का पार्ट बना दिया ना, ये रेवेन्यू है। एनी अमाउंट, वो अमाउंट जिस पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, किस पे हो रहा है, जो रेवेन्यू गिरा है उस पर हो रहा है टैक्स कलेक्ट 1%। तो बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू को इनकम की डेफिनेशन में डाल दी है, प्रोसीड्स को डेफिनेशन में डाल दी है, इंटरेस्ट की प्रोसीड्स मिल रही है, टैक्स किस पे लगेगा, ग्रॉस पे, फुल एंड फाइनल। एफटीआर की डिस्कशन तसल्ली और तफसील से आने वाली इंशाल्लाह। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। अच्छा, तो ये बात मैंने आपको बड़ी क्लियर बता दी
कि अब ये जो टैक्सेस है एक्सपोर्ट पर 1% FTA, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर 1% का टैक्स कट गया, मजीद कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें वापस भी नहीं करेंगे, फुल एंड फाइनल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अगली बात, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये हम पढ़ चुके हैं इसकी एग्जांपल। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है बोलो? जो इनकम है नहीं लेकिन लॉ कह दे, देखो सुनना, जो इनकम है नहीं लेकिन लॉ कह दे कि ये इनकम है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये इनकम है, ट्रीटेड एज इनकम। एग्जांपल दे चुका हूं, रेफरेंस आप देख लीजिएगा। लोन received in cash, unadjustable security deposit, एग्जाम्पल्स दे चुका हूं मैं। ये इनकम है नहीं, इसको बना दिया गया, ट्रीट कर दिया गया, स्पेसिफिकली डीम्ड इनकम बना दिया गया, ठीक है, वो भी इनकम की डेफिनेशन में जाएगी। देखो डेफिनेशन को अपने मफाद के लिए कानून ने कितना ज्यादा वसी कर लिया। एनी लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इनकम का मतलब, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2 एग्जाम्पल्स देता हूं। हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 में, जो क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन कहता क्या है? ये कहता है एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट whichever higher is taxable, दोनों में से जो हायर होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। Are you getting this? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपना घर, अपना फ्लैट अपने किसी दोस्त को किराए पे दे दिया, कोई मुझे ऑफर कर रहा था कि महीने का 60,000 रेंट दूंगा मैं आपको, मेरे दोस्त ने बोला यार 50,000 मेरे को दे दे, मुझे कितना मिल रहा होगा? 6 लाख पर एनम। फेयर मार्केट रेंट कितना था? 7,20,000 पर ईयर। तुमने कहा 7,20,000 पर ईयर चार्जेबल टू टैक्स होगा। लॉ कहता है एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। अगर फेयर मार्केट रेंट ज्यादा है तो हम तुझसे फेयर मार्केट रेंट पर टैक्स लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? लॉस ऑफ इनकम। अब देखा जाए तो सर ये जो 120 है, क्या ये मेरा लॉस ऑफ इनकम नहीं है? तो लॉ क्या कह रहा है? तेरा लॉस ऑफ इनकम है, लेकिन अगर हमने इस लॉस ऑफ इनकम को हमने इनकम में डाल दिया तो अब ये इनकम हो गई। हमने कहा लॉस ऑफ इनकम इज ऑल्सो योर इनकम। देखो लॉस ऑफ इनकम। इसी तरह हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के अंदर भी एक्चुअल प्रोसीड्स, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड, consideration received, consideration received is actual sale price, fair market value, whichever is higher. हमने कहा एक्चुअल सेल प्रोसीड, मिसाल ले रहा हूं, तुमने अपना घर बेच दिया 1 करोड़ में, फेयर मार्केट वैल्यू थी एफबीआर के हिसाब से 1.5 करोड़, तो हमने कहा गेन किस पे निकलेगा? 1.5 करोड़ माइनस कॉस्ट। यानी कि अगर कॉस्ट थी मिसाल के तौर पर 5 मिलियन, तो हमने कहा भाई आपने भले 10 मिलियन पे बेचा, आप बेवकूफ़ आदमी निकले, आपने क्यों बेचा 10 मिलियन पे? ढूंढते हमारे हिसाब से तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, एफबीआर वैल्यूएशन टेबल के हिसाब से कितनी है? 15 मिलियन। 15 माइनस 5
हमने कहा 10 विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो हमने कहा सर एक्चुअल तो ये है, एफएम भी ये है, हमें तो ये मिला। हमने कहा ये आपका लॉस ऑफ इनकम है और आपका जो लॉस ऑफ इनकम है वो हमारा इनकम है, चार्जेबल टू टैक्स है। यकीन नहीं आता तो डेफिनेशन देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। आर यू गेटिंग दिस बेटा? तो बेटा ये हुई इनकम की डेफिनेशन। इसको आज ज़रा यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ईशा की नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो जमा से नमाज मिल जाएगी। आज को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा ज़रा आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।